सीक्वेंस इन सीरीज जनाब ये होती है एक ऐसी सक्सेशन ऑफ नंबर्स को कहते हैं, यानी कि नंबर्स लिखे हुए हैं एक के बाद दूसरा, सक्सेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हर नया नंबर एक डिफाइंड लॉ या रूल के मुताबिक बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं 1 और फिर उसके बाद लिख रहे हैं 2 और उसके बाद लिख रहे हैं 4 और वैसे यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 5 6, तो इस तरीके से जो नंबर आप लिख रहे हैं 1 फिर 2 फिर 3, तो आप क्या कर रहे हैं कि हर नया नंबर जो है वो पीछे वाले नंबर में एक ऐड करने से बन रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करें 20 18 16 14, तो इसमें क्या है कि हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में से 2 माइनस करने से बन रहा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो ऐसी सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड या लेस करने से बनता है, इनको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। सिमिलरली हर वो सीक्वेंस जिसमें हर नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनता है, इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, राइट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो उसमें जो नंबर्स हैं उसमें इंक्रीज होने की या डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 बाय 1 चलता चला जाता है। और अगर आप लोग ये बात करें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, उसके बाद 128, तो इसमें जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता चला जाता है, ठीक है जी। तो ये दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीक्वेंसेस की टाइप्स होती हैं, आपकी जितनी मर्जी सीक्वेंसेस हों वो हमारे सिलेबस में मजीद इसके अलावा कोई और सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है ये 1 3 5 7 11 13 15 नहीं फिर 17 फिर 19, तो ये क्या है, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सीक्वेंस आपकी बुक में नहीं है, राइट, यह सीक्वेंस आपकी बुक में नहीं है। और इसी तरीके से एक और सीक्वेंस भी ऐसा हो सकता है 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 8। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, जिसमें एक्सपोनेंट में ज्योमेट्रिकली जो है ना वो वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, 2 रेज़ टू पावर 16, इस तरीके से। ये भी आपकी बुक में नहीं है। तो सिर्फ दो ही सीक्वेंसेस हैं जो आपकी बुक में हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो निशानी है वो ये है कि उसमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में दो ऐड करने, कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड या लेस करने से बनता है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी है कि उसमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में और कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनता है। इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस आपको नहीं पूछा जाना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। मैंने देखा है कुछ टीचर्स के क्वेश्चन बैंक्स में भी ऐसे सवाल हैं कि जो कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अलावा कोई और सीक्वेंस है, तो इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आई कैप में भी ये सवाल नहीं आना चाहिए, इस तरह का कोई भी सवाल। अब अगर किसी को आया है तो मैं उस पर जो है ना वो जिसे कहते रहे कि वो मुश्तरी होशियारबाज, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपकी बुक में है। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी हम लोगों ने बात कर ली। अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है इसमें हर एक नंबर में एक नया नंबर ऐड हो रहा है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो नंबर प्लस का भी हो सकता है, वो नंबर माइनस का भी हो रहा है, ठीक है जी। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये डिफाइन करता है कि नया नंबर क्या बनने वाला है। कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, ठीक है जी। तो एक्चुअली हम इसे कहते हैं कि ये सिर्फ ऐड करने से ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि हर नए नंबर में पीछे हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करने से बनता है। अगर वो नंबर प्लस का होगा तो यानी कि वो ऐड हो रहा है, और अगर वो नंबर माइनस का होगा तो अगर एक माइनस का नंबर ऐड करेंगे तो वो भी एक्चुअली एक एडिंग का ही जो है ना वो साइन मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जी वो उसमें ऐड हो रहा है माइनस का नंबर। सिमिलरली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें हर नंबर पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है, और वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मोर देन 0 हो सकता है, मतलब ये है कि लेस देन 1, 0 और 1 के दरम्यान में हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर। बट द रूल इज कि हर नंबर उसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर बना रहा है। जहां पे ये वाला नंबर टूट जाएगा वहां पे सीक्वेंस भी टूट जाएगा, वहां पे नया जो है ना वो सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इन जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें पहली टर्म को हम ए कहते हैं, दूसरी टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने से बनेगी, तीसरी टर्म उसमें पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 दफ़ा ऐड करने से बनेगी, एंड सो ऑन,
ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n रखते हैं आप 12, यानी कि 12th टर्म फाइंड करनी है, तो 12th टर्म का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 12 माइनस वन, राइट। अगर आप 15वीं टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 15 माइनस वन यानी कि 14, राइट। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक सीक्वेंस का कोई भी अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं, या अननोन टर्म दी हो तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म दी हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी भी टर्म होगी। इसमें एग्जामिनर आपको टर्म दे देता है और आपको कहता है कि नंबर बताएं क्या है, या आपको नंबर दे देता है और आपको कहता है कि टर्म बताए क्या है। ठीक है, इन दोनों के लिए यही एक फॉर्मूला जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को एक दूसरे में से माइनस करने से आ जाता है, यानी कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस, यानी कि कोई भी टर्म है nth टर्म, उसमें से आपने माइनस करनी है उससे पीछे वाली टर्म, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, राइट। अगर आपके पास फोर्थ है तो उसमें से थर्ड टर्म माइनस करें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म माइनस करें तो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की जो है ना वो निशानी ये है कि वो एक कंसेक्टिव टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करने से आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कंसेक्टिव सबसीक्वेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये भी हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह से एक ही बात जो है ना वो एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिक टर्म की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर नया नंबर पीछे वाले नंबर को आर से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमने आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर बना, इसको एक और दफ़ा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर बन गया, इसको एक और दफ़ा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब बन गया। तो हर नया टर्म, जो nth टर्म है वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें आर रेज टू पावर n माइनस वन, यानी कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 15th टर्म यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई इट r रेज टू पावर 14। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 12th टर्म a12 you will be doing it like this, a1 multiply by r raised to power 11। तो इस तरीके से आप कोई भी rth टर्म nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और r को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या सब्सीक्वेंट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, या nth टर्म डिवाइडेड बाय an माइनस वन। तो वो जो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, उसी तरह से आप यहाँ पे भी इन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है जी, चले मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी 2 3 4 5 6 7 9 11 और 13 ये कौन सा सीक्वेंस है? तो अभी बता के आया हूँ कि यार ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, और ये आपकी बुक में नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रेशन जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। भाई वो मुझे तो नहीं पता हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, होती होगी कोई चीज़, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, हम लोग बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानियों की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी होगी कि अगर आप कोई से दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, तो वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। अब ये जो है ये एक बड़ा मजे का फॉर्मूला भी है। फर्स्ट करें कि आपको सेकंड टर्म दी हुई है, आप उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, राइट। तो अगर आपको यहाँ से इस तरह से टर्म्स प्रोवाइड की गई हैं और आपको कोई दो टर्म्स दे दी गई हैं और तीसरी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आप बहुत इजीली इस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना वो a1 को इधर ले आए, प्लस कर लेते हैं, a2 को उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं, तो a2 प्लस a2 इज इक्वल टू a1 a3, a1 प्लस a3। तो जनाब 2a2 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, राइट। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो डैट विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, टू सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, या अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो डैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं कि जनाब ये जो सेकंड टर्म होती है, अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें कि जी सेकंड टर्म
इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो सेकंड टर्म के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि सेकंड टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, राइट। तो इस रूल को भी हम फाइंड आउट यूज करते हुए सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। बहरहाल ये जो सिचुएशन है, ये जो उसने रूल हमें बताया है, ये बड़ा मजे का उसने बताया कि दो डिफरेंट कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बात भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास है जी थर्ड टर्म, ये मैं आप इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यही वाली बातें दोबारा अब हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए करने लगे हैं। कि आपके पास थर्ड टर्म है डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ से अगर हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर सेकंड टर्म इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, A3 इंटू A1, तो ये बनता है जी A2 का स्क्वायर। और अगर हम A2 की बात करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो A3 मल्टीप्लाई बाई A1 का स्क्वायर रूट। तो जनाब हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ही होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका नंबर ऑफ टर्म्स का जो है ना वो उसका उतना रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो दो टर्म्स हैं तो इसका सेकंड रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर तीन टर्म्स होंगे तो इसका थर्ड रूट ले लेंगे। तो जो सेकंड टर्म है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। हम लोग सेकंड टर्म के बारे में ये बात जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म को हम लोग सेंट्रल टर्म भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रल टर्म होती है किसी भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर, वो उसकी जो साइडों वाली टर्म्स होती हैं यानी कि नीचे वाली और ऊपर वाली टर्म, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट अगर आप कर लें तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर इसमें से आपको पूछ सकता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन के अंदर देखे। हमने पीछे बात की कि जनाब आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, आपको कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। तो उन तमाम सवालों का हमने एक एक करके देख लिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानी क्या होती है और उस निशानी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के एग्जामिनर इसमें से सवाल पूछता है। तो दिस वाज द एजेंडा ऑफ आवर रिवीजन सेशंस कि हम हर तरह के सवालों की डिस्कशन कर लेंगे कि एग्जामिनर कैसे कैसे इसमें से सवाल पूछ सकता है। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, हम लोग बात करें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और यहाँ पे हमने देखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। या s इज इक्वल टू 1/2 n इंटू a प्लस l, ये लास्ट टर्म होती है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट टर्म लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, n-1 इंटू डी इसके साथ ऐड करें और फिर उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सिमिलरली आप जब एक अर्थमेटिक सीक्वेंस में सम फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको जिस तरह से डाटा दिया गया हो उस डाटा के हिसाब से आप लोग जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और nth टर्म दी हुई है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। तो दो फार्मूला हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना के अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला होता है ये। नॉर्मली बुक में भी और डिफरेंट टीचर के नोट्स में भी आपको दो फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। एक पढ़ाया जाता है सम इज a रेज़ टू पावर 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r, और दूसरा होता है जी a इंटू r रेज़ टू पावर n-1, यानी कि इन दोनों की जगह आपस में रिप्लेस कर देते हैं। और हम कहते हैं कि जनाब अगर r जो है वो 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर r 1 से छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब आपको इन दो फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों फार्मूलाज को सेम एक ही फार्मूला से दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका r जैसा मर्जी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दो फार्मूले पढ़ाने की वजह ये थी कि जब पुराने ज़माने में ये टॉपिक पढ़ाया जाता था तो उस वक्त डिफरेंट टाइप के आर आ सकते थे। जब आर हो जाता था ना नेगेटिव में
तो आर की पावर नेगेटिव में फाइंड आउट करना बहुत मसला होता था, हमें समझ नहीं आती थी कि आर की पावर नेगेटिव में फाइंड आउट करके -1 कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो उस वक्त से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए हैं, हम हर तरह का जो है ना वो फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, हर तरह की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हर तरह की पावर कैलकुलेट करना इजी नहीं था, हम r⁻³ कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन r⁻3.457 कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से लॉग के रूल्स आए थे। ठीक है जी, लेकिन हम लोग अब ये सारा कुछ विदाउट यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉग सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, कैस इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है जी। और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का जो है ना वो क्या मतलब है, ये एक बच्चे ने पूछा जी। बिल्कुल ये मैंने डिस्कस करना है ये बात। देखें, अगर एग्जामिनर आपको फर्स्ट टर्म दे दे और आपसे पूछे कि जनाब nth टर्म तक ये सारे का सारा सम फाइंड करना है, तो दिस मीन्स कि आपने सम का फार्मूला लगाना। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फर्स्ट टर्म दे और आपसे पूछे कि जनाब 10th टर्म से लेकर 20th टर्म तक का ये वाला सम मुझे बताएं। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, राइट। ये चीज़ आपने देख लेनी है। कभी कभार एग्जामिनर आपको ये भी करता है कि आपको फर्स्ट टर्म बताता है, आपको कॉमन डिफरेंस बताता है और आपको कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला फाइंड आउट करें। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस d इंटू n-1, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट टर्म से लेकर अप टू nth टर्म, यानी कि इस सिनेरियो पे अप्लाई होगा। इस सिनेरियो पे अगर आपने उसको अप्लाई करना है तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये आप फॉर्मूला में सप्लाई करेंगे तो गलत होगा। अब इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आप nth टर्म फाइंड करें, 10वीं टर्म, और जो आपकी इस सीक्वेंस की 10वीं टर्म होगी उसको फर्स्ट टर्म के तौर पे आप सप्लाई करके 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, राइट। ठीक है जी, यानी कि ये जो पहली टर्म आपने फॉर्मूला में पुट करनी है ये उसकी पहली टर्म होनी चाहिए जहां से आपने सम फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा गया, राइट। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि आप पहली से लेकर 10 तक का सम फाइंड करें और पहली से लेकर 20 तक का सम फाइंड करें। फर्ज करें कि पहली से लेकर 20 तक का सम आता है 2000 और पहली से लेकर 10 तक का सम आता है 600। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस 2000 में से ये वाला, ये जो 2000 है, इसमें से ये वाला 600 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला सम आ जाएगा विच इज 1400। देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग the sum of numbers where term is not starting exactly from where it is given, right। आपको अगली जो है ना वहां से किसी एक टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम पहले ये 10वीं टर्म फाइंड कर लें और उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करें अगली कैलकुलेशन के लिए, या हम लोग पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड करें फिर अगले 20 टर्म टोटल 20 टर्म का सम फाइंड करें और 20 में से पहले 10 वाले सम फाइंड माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस सम, राइट। दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, राइट। आगे चलते हैं जनाब। जी जनाब, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग इस वीडियो को, एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, यू विल गेट द फाइन आइडिया ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में ये तो बेनिफिट होता है कि चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती हैं। एक दफ़ा जो कंटेंट डिलीवर हो गया आप उसको बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, रोक रोक के आप सुने, इस चीज़ को समझें तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इसमें एक और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस चैप्टर में डिस्कस होता है और ये जो है ना वो प्रैक्टिकली इस एरिया का लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि सम ऑफ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जो रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, फिर थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है और ये रिड्यूस्ड होती चली जाती है। और ये कब होता है? जब आपकी जो कॉमन रेशो है वो 1 से लेकर -1 के दरमियान में होती है। ठीक है जी। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कॉमन रेशो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अच्छा, इसमें मैंने ये इक्वल टू नहीं लगाया, नहीं ना लगाया, मैंने नहीं लगाया इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि 1 और -1 के अलावा
अगर आपकी कॉमन रेशो 0 पॉइंट समथिंग है प्लस या माइनस का, तो हर नया सीक्वेंस जो है वो इससे कम होता चला जा रहा होगा। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ योर कॉमन रेशियो इज 0.5 एंड फर्स्ट टर्म इज 100, सेकंड टर्म क्या होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 50, थर्ड टर्म क्या होगी 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई किया 25, देन फोर्थ टर्म क्या होगी जनाब 12.5, देन फिफ्थ टर्म क्या होगी जनाब 6.25, देन सिक्स टर्म क्या होगी जनाब 3.125, सेवंथ टर्म क्या होगी जनाब 1.675। ठीक है 1.675 होगी, हाँ जी बिल्कुल। इस तरीके से जनाब होता ये जा रहा है कि पहली जो टर्म है वो सबसे बड़ी है और इसके बाद हर टर्म छोटी 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 होती चली जा रही है और ये छोटी ही होती चली जाएगी क्योंकि हर टर्म पिछली टर्म का हाफ है। तो ये वैसे ही है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक हम लोग कहानी भी सुनाते होते हैं कि एक बंदर था और दो लोगों की जनाब दरमियान उसने रोटी बांटनी थी। तो उसने ये कहा कि जी चलें मैं आधी मैं खा लूँगा और आधी तुम खा लेना। ठीक है जी, तो उसने पहला आधा खा लिया और आधी उसको दी और उसके बाद फिर उसका आधा ले लिया और फिर दोबारा उसको आधा दे दिया, फिर उसके बाद जो उसको आधा दिया हुआ था उसको फिर आधा कर दिया। तो वो कितनी दफ़ा आधा कर सकता है? मैथमेटिकली स्पीकिंग वो अनलिमिटेड टाइम्स आधा आधा करता चला जाएगा क्योंकि उसने हर दफ़ा आधी रोटी खानी है और वो जिंदा रहेगा। अच्छा ये स्टोरी कुछ ऐसे थी, सॉरी मैंने गलत बताई, मेरे जहन में नहीं रहा। सही स्टोरी ये थी, मतलब जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि एक बंदर के पास एक रोटी थी और उसने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी ये रोटी खा सकता हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा हर दफ़ा मैं आधी खाऊंगा और आधी बचा लूँगा। तो पहले दिन उसने आधी खाई और आधी बचा ली, दूसरे दिन वो जो आधी उसके पास रह गई थी उसमें से आधी खाई और आधी फिर बचा ली, तीसरे दिन उसने जो उसके पास रह गई थी उसको फिर आधा किया और वो खाया और फिर आधी बचा ली। और मैथमेटिकली स्पीकिंग वो सारी ज़िंदगी भी अगर ऐसे करता रहे तो उसकी रोटी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हर दफ़ा उसने आधी खानी है और आधी बचा लेनी है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली छोटी 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 होती चली जाए। तो जनाब वो ये कहते हैं कि हर चीज़ क्योंकि आधी आधी हो रही है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो रीज़नेबल बात नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने बंदर की एग्जांपल दी, इसलिए हमने कहा कि वो बंदर ही है जो इस तरह की हरकतें कर रहा। खैर बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जब कॉमन रेशो 0.5 होती है तो हर नया टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी छोटी होती चली जाती है और इतनी छोटी होती चली जाती है कि फिर वो इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो जनाब सम फाइंड आउट करना इन्फिनिट टर्म्स का सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो है ना ये पॉसिबल है। जी दातन बेचने वाले एक साहब आए हैं, आप लोगों में से किसी को उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैं अपने माइक की क्वालिटी चेक करना चाह रहा हूँ। पाउडर सुर्खी वगैरह बेचने के लिए लड़कियों ने कहा जी नहीं आ रही लड़कियों के लिए तो रेलेवेंट है जी, पाउडर पाउडर सुर्खी बेच रहे हैं। अच्छा चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि मैं बेधड़क होकर इस तरह की सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। माइक इज़ ए गुड क्वालिटी माइक क्योंकि ये जो है ये इस तरह की तमाम नॉइसेस को इग्नोर कर रहा है। अब मुझे तो इस माइक से प्यार हो गया। बहरहाल हम लोग बात करें कि सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पॉसिबल होता है जब हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक टर्म का जो फॉर्मूला है वो है जी एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पे 1 माइनस आर है, ठीक है जी। तो 1 माइनस आर जो है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्योंकि देखें ये 100 है ना, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी मिलकर टोटल 100 के इक्वल होंगी और आपका सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस टोटल 200 के इक्वल बनेगा, राइट। अगर ये 50 है ना तो इसके बाद तमाम टर्म्स हमेशा मिलकर 50 का सम ही बनाएंगी, ठीक है जी। तो ये 50 ये 50 ये 100 टोटल 200 बनेगा, ठीक है। ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप 0.5 के केस में ही सिर्फ सही होती है जब आपकी कॉमन रेशो 0.5 होती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जनाब जब भी रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा और उसकी निशानी ये है कि 0 पॉइंट समथिंग विल बी योर कॉमन रेशो, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए अच्छा ये वही शरारती ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो रिड्यूस होती कम 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 होती चली जाती है और फिर इतनी कम हो जाती है कि वो निग्लेजिबल हो जाती है और वो तमाम दुनिया जहान की तमाम इन्फिनिट टर्म्स का सम भी करेंगे तो वो टोटल इस 100 के साथ मिला के तकरीबन 200 बनेगा,
ठीक है जी। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड करें, तो जनाब वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत ही नहीं है। आप ये ना पूछेंगे कितनी टर्म्स का सम चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कहता है जी कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करें और आर जो है वो है जी 0.5, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला हम इससे पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं। आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आर जो मर्जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे दी हैं तो आप सिंपल वो वाला फार्मूला लगा दें, फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी और उसने कहा इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो फिर जनाब आप लोगों ने ये जो है ना ये करना है, इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।